गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों डॉक्टर मुकेश बंसल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस पर गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग गुलाबी देवी, गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र, ज्योति, कविता, सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? देखिए मित्रों, मैंने सोचा कि आज सुबह 9 बजे आप लोगों का एक टेस्ट रखता हूँ दोस्तों, जो कि यूनिट नंबर 1 चल रही है, क्योंकि सबकी डिमांड थी सर यूनिट नंबर 1 को अच्छे से मजबूत करा दो, बाकी तो हम सब अच्छे से कर चुके। तो यूनिट नंबर 1 की ओर अपन पहले बढ़ेंगे, और जब यूनिट नंबर 1 से तुम भाप जाओगे, सीख जाओगे, फिर अपन यूनिट नंबर 9 की बात करेंगे। ओके दोस्तों, आपको मौका मिला है, अब एग्जाम की नीड आगे बढ़ी है, इस मौके को दोस्तों उठा लीजिए और आप लोग थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, और इस बार आप लोग जेआरएफ अपने हाथों में ले लीजिए। मैं चाहता हूं मेरे पैर से जेआरएफ आपके हाथों में आना चाहिए, जेआरएफ आपके पास आना चाहिए दोस्तों। जेआरएफ की ओके स्कॉलरशिप आपको मिलनी चाहिए। कितने लोग जेआरएफ लेने के लिए तैयार है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मेरे प्यारे साथियों। और दोस्तों मैं एक बात कहूं, ये क्लास आपको यूट्यूब पर जब मिलेगी तो मैं चाहता हूं यूट्यूब पर भी आप इसका कमेंट जरूर करें। ओके, दामिनी कोठारी गुड मॉर्निंग, धीरेन्द्र कुमार गुड मॉर्निंग, ललिता, कविता, ज्योति, धीरेन्द्र, सबको सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ओके, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आगे तो आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, अच्छे से कवर हो जाइए मित्रों, आप सभी की दुआ। ओके, सभी लोग एक बार आ जाइए मित्रों, सभी लोग एक बार आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए दोस्तों। ओके, जिससे आप लोगों की तैयारी को मैं बेहतर कर सकूं और आप लोगों की तैयारी को अच्छे से मैं कवर करा सकूं। ओके मित्रों, आगे चलिए तो ओके। सोनल साहू ने कहा मैं। ओके सोनल बेटा ठीक है, आपका भी हो जाएगा। त्रिशा, त्रिशा बेटा आप भी मैसेज कर दिया करो ऐसे, अच्छा मेरे को सब अच्छा लगता है। ठीक है, मैं लेना चाहती हूँ। ओके कविता, आपसे मिलने के बाद लगता है कि मेरा जेरो का सपना पूरा होगा। बिल्कुल कविता कुमार जी, आपका सपना जरूर पूरा होगा। कविता बड़ा परेशान बहुत ज़्यादा रहते हो सर जेरो लिख कर रहेंगे। ओके हम जरूर लेंगे सर जेरो। ओके ललिता ठीक है, चलिए बताओ। तो जेरो लेने के लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ती है, तो मेहनत खूब करो ना। हाँ ओके चलिए, यूनिट नंबर 1 का मैंने टेस्ट सीरीज के नाम से एक अलग से फोल्डर बना रखा दोस्तों, आप उसमें देख लेना। यूनिट नंबर 1 के नाम से टेस्ट फोल्डर सर जैसे चलो बता जाइए दोस्तों। 10 प्रश्न मैं आपको करा चुका था दोस्तों, 10 प्रश्न आप लोगों के हो चुके थे बहुत ही गजब तरीके से। अब बात करेंगे 11वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर कुटों की सहायता से सही कुट का आपको चयन करना है। देखो तो आपको मैं एक बात सिखाता हूँ, नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले विद्यार्थी दोस्तों कभी भी प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, उस प्रश्न को आराम से धीरे धीरे आपको पढ़ना, आराम से पढ़ना है। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी दोस्तों, आराम से आपको पढ़ना है और बहुत ही धीरे धीरे तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। जल्दबाजी करने की किसी को भी कोई जरूरत आपको नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर कुटों की सहायता से, किसकी सहायता से? कुटों की सहायता से, कुटों की सहायता से सही कुट का आपको चयन करना है। अतः सही कुट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी, सही कुट के बारे में आपको यहाँ पर क्या देनी है? जानकारी आपको यहाँ पर दे दी, सही कुट के बारे में आपको जानकारी देना है। आपके सामने एक स्टेटमेंट 1 है और एक स्टेटमेंट 2 है, 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, पहले इनको समझ लीजिए। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, पहले इनको समझ लेते हैं। तो आगे, यदि कामगारों में सर आपका सर बिल्कुल देखो, यदि कामगारों में, यहां पर कामगारों का मतलब होता है दोस्तों आपके कर्मचारी, आपके कर्मचारी। ओके, जिनको आप बोलोगे क्या? एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे दोस्तों? इनको अपन बोलेंगे एम्प्लॉय। क्या बोलेंगे अपन? एम्प्लॉय कहेंगे, ये अपना एम्प्लॉय कहलाएगा। यदि कामगारों में यानी कर्मचारियों में यानी एम्प्लॉय में प्रबंधन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ यानी मैनेजमेंट के साथ संयोग यानी कोऑर्डिनेट न करने की अभिवृत्ति विकसित हो जाती है। कर्मचारियों में प्रबंधनों के साथ सहयोग करने की अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड अगर उनमें डेवलप हो जाता है, तो इस औद्योगिक विकार यानी औद्योगिक संकट है, यानी उद्योग में उत्पन्न होने वाला संकट को सही करने के लिए दमनकारी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है। अब बताओ, मतलब इस लाइन का मतलब समझे? इस लाइन का मतलब होता है कि भाई साहब जैसे मान लो मुकेश अंबानी है मैनेजमेंट करने वाला, और मुकेश अंबानी के कर्मचारी दोस्तों उनको सहयोग नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते, तो इससे क्या होगा दोस्तों? कर्मचारियों के अंदर एकता बढ़ेगी और संस्था के प्रति उनमें दमन, उनके क्या होगा? वो लड़ाई झगड़े होंगे। अब इससे क्या होगा? उद्योगों में संकट उत्पन्न होगा। उद्योगों में संकट उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं उद्योग ठप पड़ेंगे, सारा उद्योग बंद हो जाएगा। अब इसको दबाने के लिए, इस दमन तो करने के दमनकारी यानी इसको रोकने के लिए आर्थिक प्रणाली यानी उनको पैसों का लालच दिया जाएगा कि बताओ तुम्हारे, क्योंकि दोस्तों कर्मचारी एक ही चीज के भूखे होते हैं, वो है सैलरी या वेतन के।
जब भी लगता है कर्मचारी की दोस्तों, कभी लगे कि अगर कर्मचारी हावी हो रहा है, कर्मचारी अगर हावी हो रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए दोस्तों कि उनके लिए आर्थिक प्रणाली वहां पर डेवलप करनी पड़ेगी। अर्थात उनको पैसों को लेकर उनको दबाने की बात है, पैसों को लेकर उनको दबाने की बात आ जाएगी, अर्थात पैसों को लेकर वहां पर दबाया जा सकेगा, पैसों को लेकर दबाने की बात वहां पर आ जाएगी। तो मैंने कहा कि यदि कर्मचारियों में मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ संयोग न करने की अभिवृत्ति विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाता है, तो इस औद्योगिक विकार यानी औद्योगिक संकट को सही करने के लिए दमनकारी आर्थिक प्रणाली की क्या होती है, आवश्यकता हो सकती है। ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों कर्मचारियों को पैसों से देकर, पैसों का लालच देकर उनको रोक सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि आजकल उद्योग में ऐसा ही होता है, क्योंकि सब दो आर्थिक क्रियाओं के लिए ही कार्य करते हैं। तो ये 100% आपकी सत्य बात है। स्टेट नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि शेयरधारकों, स्टेटमेंट नंबर 2 कथन नंबर जो 2 था, ये कहता है कि शेयरधारकों, जो आपके शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स हो गए या आपके कर्मचारियों, शेयरधारकों ऑब्लिक कर्मचारियों ऑब्लिक ग्राहकों ऑब्लिक सरकार तथा समुदायों के प्रति, यानी समुदायों के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करके कोई व्यवसाय आर्थिक विकास करता है और जनमानस में अपनी छवि बनाता है। तो नहीं तो आप सभी जानते हो, शेयर होल्डर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, ग्राहक हो गए, सरकार तथा समुदाय के प्रति सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने अपनी जो पीएचडी लिखी है, वो पीएचडी का टॉपिक भी यही है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही दोस्तों मेरी पीएचडी है। तो मैंने कहा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करके अपने व्यवसाय का आर्थिक विकास करते हैं और जनमानस में छवि बनाता है, जनमानस में, जनता के बीच में छवि बनाते हैं। दोस्तों आप जानते हो आजकल ऐसा ही होता है, यानी दोस्तों जितने भी लोग होते हैं, जितने भी संस्था या दोस्तों ये मालिक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, शेयर होल्डर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, ग्राहक हो गए, सरकार समुदाय के प्रति क्या करते हैं, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं और व्यवसाय के आर्थिक विकास करने की काम करते हैं और जनता के बीच में एक अपनी ग्रेट छवि बनाने का कार्य करते हैं। ऐसा आजकल होता है मित्रों, और ये एक प्रकार का व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है। इसको दोस्तों एक व्यवसायिक का पर्यावरण, बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं, क्योंकि व्यवसाय में इस तरह की क्रियाएं होती रहनी चाहिए। कहते हैं दोस्तों, जिस समाज से हम कमाते हैं उस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपन समाज से ही कमाते, जनता से ही कमाते, तो समाज और जनता की भलाई के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च अपने को किया जाना चाहिए। यानी उस समाज या जनता की भलाई के लिए कुछ ना कुछ पैसा हमको खर्च किया जाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ओके, उसी समाज या उसी राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सत्य में। तो और दोस्तों ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके दोस्तों, ये देखो, ये औद्योगिक अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ये तो किससे संबंधित है, ये तो आपका औद्योगिक वातावरण से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट आपका औद्योगिक वातावरण से संबंधित है और अतः ये आंतरिक वातावरण का पार्ट माना जाता है, इसको आंतरिक वातावरण का पार्ट कहते हैं। ये आपका दोस्तों इंटरनल एनवायरनमेंट है, जबकि दोस्तों ये आपका सामाजिक वातावरण है, जो इसको बोलेंगे ये आपके दूसरा स्टेटमेंट आपके सामाजिक वातावरण का है, जिसको दोस्तों बाह्य वातावरण भी कहते हैं, कि आप अपने साथ साथ बाहर के लोगों का भी क्या करते हो, क्या सोचते हो, तो ये बाह्य वातावरण का उदाहरण माना जाता है दोस्तों। तो आपको ये भी समझना कि कौन सा औद्योगिक वातावरण है, कौन सा बाह्य वातावरण है और कौन सा सामाजिक वातावरण है, और दोस्तों ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था का एक मंच नहीं। देखो तो आप सभी जानते हैं तो उपभोक्ता विवाद, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए आपको बता दो, भारत सरकार के द्वारा 24 दिसंबर 1986 में एक कानून पारित हुआ था, यानी कानून पारित हुआ था, केवल कानून पारित किया गया था। ज्ञानी जेल सिंह ने दोस्तों कानून बनाया था, जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। फिर ये कानून 1 अप्रैल 1987 से, ये कानून क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 1987 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ये कानून क्या हुआ, 1 अप्रैल 1987 में क्या हुआ, संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में लागू। ये कानून दोस्तों 1 अप्रैल 1987 का संपूर्ण भारत में क्या हो गया, मतलब लागू कर दिया गया, अर्थात दोस्तों इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ओके, इस कानून को क्या किया गया, संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ओके, इस कानून को क्या किया गया, संपूर्ण भारत में क्या किया गया, लागू किया गया। ओके, संपूर्ण भारत में इस कानून को लागू किया गया। ओके, फिर आपको पता है दोस्तों कि 20 जुलाई 20 जुलाई 2020 को दोस्तों क्या हुआ,
20 जुलाई 2020 को क्या हुआ, इस कानून को नए कानून में परिवर्तित कर दिया गया। नए कानून में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और पहले था कानून 1986, अब कानून है 2019। तो आप जानते हो जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा किया जाता है, जिसकी वर्तमान कीमत है 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा जो है तो जिला स्तर पर किया जाता है। राज्य स्तर पर भी उपभोक्ताओं का विवादों का निपटारा होता है, जिसकी कीमत है 1 से लेकर दोस्तों कितनी, 10 करोड़ तक। 1 से लेकर 10 करोड़ तक के विवादों का निपटारा जो है वो राज्य स्तर पर किया जाता है। ओके, और एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको होता है 10 करोड़ से अधिक। तो 10 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, अर्थात स्थानीय मंच पर किसी भी प्रकार से उपभोक्ताओं का कोई विवाद निपटारा नहीं होता, यानी उपभोक्ताओं की बात आ जाती है। तो राज्य स्तर पर दोस्तों, स्थानीय स्तर पर दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा यहाँ पर नहीं किया जाता। स्थानीय स्तर पर ये सारी बातें आपकी चलती रहती है। लोकल लेवल की बात आती है तो ये सब बातें। ओके, तो देखो जिला स्तर पर दोस्तों 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा किया जाता है। ओके, राज्य स्तर पर 1 से लेकर 10 करोड़ तक के मामलों का निपटारा किया जाता है। ओके, और दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए 3 स्तर पर 3 मंच बने हुए दोस्तों वर्तमान कानून के आधार पर। आप सभी को पता है दोस्तों कि ये जो नया कानून है, इस नए कानून में दोस्तों आप जानते हो एक नियामक बॉडी का भी गठन किया गया है, यानी एक रेगुलेटरी संस्था भी बनाई गई है, नियामक संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम है कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर्स की बात है, कंज्यूमर अगर बात यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें तो ये आपका CCPA, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन सरकार ने किया मित्रों के। तो नए कानून के तहत दोस्तों एक नियामक बॉडी बनी है दोस्तों, जिसका नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन भी दोस्तों सरकार ने किया गया। तो 3 स्तर पर 3 मंच बने जो अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। जिला मंच की अपील राज्य स्तर पर की जाती है, राज्य स्तर की अपील राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, और राष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर संतुष्ट नहीं होता, राष्ट्रीय स्तर के विरुद्ध अपील, राष्ट्रीय स्तर के विरुद्ध, अगर राष्ट्रीय स्तर के विरुद्ध जो अपील होती है वो अपील कहाँ की जाती है, वो हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। अपील करने का टाइम कितने दिन का दिया जाता है, 30 दिन का अपील करने का टाइम दिया जाता है कि आप 30 दिन के दौरान कभी भी आप अपील कर सकते हो। आगे बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, तो इस स्टेटमेंट की और अपन बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या कहना था, देखो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये है दोस्तों आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये आपका फेरा है दोस्तों। ओके ओके, आगे देखो, तो फेरा के अधीन काले धन के प्रेषक या वितरक की बजाय उसके प्राप्तकर्ता को दोषी ठहराया गया है। तो ओके, फेरा के अधीन दोस्तों जो प्राप्त करने वाला है दोस्तों उसको दोषी ठहराया गया है, मतलब देने वाले की बजाय पाने वाले को दोषी है। और सही बात ये तो देने वाला तो आपको जहर भी दे देगा, तो आप क्या जहर थोड़ी खा लोगे। देने वाला तो आपको कुछ भी लालच दे सकता है, देने वाला दोस्तों कभी दोषी नहीं होता, हकीकत में दोषी होता है लेने वाला दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अधीन अगर इसके अंतर्गत काले धन, यानी जो ब्लैक मनी है, काले धन के जो प्रेषक होते हैं या वितरक की बजाय जो होते हैं, इसके प्राप्तकर्ता को अधिक दोषी ठहराया गया, इसके प्राप्तकर्ता को अधिक मात्रा में दोषी ठहराया गया मित्रों, क्योंकि वही सबसे बड़ी बात है। ओके मित्रों, आगे फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे फेमा इसके विनियमन अधीन फेरा। फेरा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फेरा था दोस्तों 1973, फेरा था 1973 और फेमा दोस्तों 1999। आपको बता दोस्तों उदारीकरण की नीति के तहत फेरा कानून को खत्म करके 1 जून 2000 से फेमा कानून बनाया गया। फेरा दोस्तों क्या था, थोड़ा अधिक कठोर कानून था। फेरा के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कठोर थे, फेरा के प्रावधान थोड़े कठोर थे। इन कठोर नियमों को खत्म करके देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फेमा की स्थापना की गई। मतलब तो उल्लंघन के मामले में लाए जाने दंड के संबंध में अलग है। बिल्कुल दोस्तों, अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करूँ और समझ, देखो फेरा इसके विनियमन अधिनियम, फेरा से उल्लंघन के मामले में लाए जाने दंड के संबंध में बिल्कुल भिन्न है। तो बात तो सही है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। देखो तो यहाँ पर अगर बात करोगे दोस्तों तो ये दोनों बात आपकी सही है, क्योंकि पहला पॉइंट भी गलत है मित्रों, क्योंकि फेमा में दोस्तों यही कहा गया था कि प्राप्त करने वाला दोषी माना जाएगा
और फेमा दोस्तों फेरा के उल्लंघन के मामले में लाए गए दंड से अलग होता है, क्योंकि दोनों में दंड देने का सिस्टम अलग अलग होता है। तो दोनों बात बिल्कुल सही है, और इसमें दोनों बात सही है और दोनों एक दूसरे की सही तरह से व्याख्या भी करें। तो यहाँ पर ए आंसर ज्यादा बेस्ट होगा। आपने डी दिया, सोने मेरे को डी नहीं लगा, क्योंकि ए गलत नहीं है दोस्तों। फेरा के अधीन काले धन की बजाय बोले यही कहा था, क्योंकि फेमा में ये तो कहा था कि देने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राप्त करने वाले को दोषी माना जाए, प्राप्त करने वाला ज्यादा दोषी होता है। और फेरा और फेमा में दंड के प्रावधान दोनों अलग होते हैं। फेमा में दोस्तों दंड के प्रावधान थोड़े कम होते हैं, जबकि फेरा में दंड के प्रावधान क्या थे, ज्यादा थे। अर्थात दोस्तों फेरा के अंतर्गत ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यापार के संबंध में कोई गलती करता है तो उसके ऊपर 5 गुना पेनल्टी लगाई जाएगी, जबकि फेमा में दोस्तों उस पेनल्टी को कम करके 3 गुना कर दिया गया। फेरा में यह भी कहा गया था कि अगर कोई गलती करता है तो गलती करने वाले को अपना सही होने का सबूत देना पड़ेगा, जबकि फेमा में कहा कि नहीं दोस्तों, अगर कोई गलती करता है, कोई किसी को चोर कहता है, तो जिसने चोर कहा दोस्तों, जिसने कहा उसको साबित करना पड़ेगा वो चोर है या नहीं, वो गलत है या नहीं, इसको साबित करना जाएगा। ओके सर, प्राप्त करता क्यों? प्राप्त करता ये तो बात है, इसमें कहा कि प्राप्त करता ज्यादा है। फेमा में कहा क्योंकि देने वाले को दोषी नहीं बताया गया, देने वाला इतना दोषी नहीं है, प्राप्त करने वाले को ज्यादा दोषी बताया गया, क्योंकि हकीकत में गलती प्राप्त करने वाली होती है। भाई दुनिया में तो आपको लालच खूब जगह मिलेगा, तो क्या आप लालच मिलेगा तो आप लेते रहोगे क्या दोस्तों? दुनिया में तो खूब सारा आपको लालच मिलता रहेगा, दुनिया में बहुत सारा लालच बट रहा है, तो क्या आप लालच लेते रहे तो आपको प्राप्त करने वाले को ज्यादा दोषी माना गया, प्राप्त करने वाले को ज्यादा दोषी माना गया है। ये बात आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी आगे। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, सुनने देखो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखो यहाँ पर राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी जो सरकार के द्वारा बजट के रूप में प्रति वर्ष जारी की जाती है, जिसके 3 मुख्य अंग होते हैं, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। तकनीकी नीति जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, समष्टि आर्थिक नीति जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और मौद्रिक नीति जो मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करने के संबंध में बनाई जाती है। ओके, मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करने के संबंध में तैयार की जाती है। अब देखो मैं कह दूं यहां पर यह पता लग रहा है कि मुद्रास्फीति, मेरे को 2 चीजें पता लग रही है कि मुद्रास्फीति जिसको अपन इन्फ्लेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, जिसके माध्यम से मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल किया जाएगा। तो इसका मतलब पहले का 4 है, तो इसका मतलब पहले का चौथे का 4 है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है, तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली हट गए। ओके, फिर आता है राजकोषीय संघवाद। तो फिस्कल कोऑर्डिनेशन का तो राजकोषीय संघवाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों राजकोषीय संघवाद कहता है, तो ये राजकोषीय संघवाद की बात यहाँ पर की जाती है। राजकोषीय संघवाद को लेकर यहाँ पर ये बात की जाती है, फिस्कल कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर की जाती है, राजकोषीय संघवाद की बात यहाँ पर की जाती है। ओके मित्रों, आगे राजकोषीय संघवाद, तो यहाँ पर राजकोषीय संघवाद के बारे में भी बात यहाँ पर की जाती है। ओके, राजकोषीय संघवाद का मतलब होता है कि सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करेगी। ओके, जबकि दोस्तों आप जानते हो कि तकनीकी जो होती है वो राष्ट्रीय खतरे को घटाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए साइबर क्राइम को रोक सके, राष्ट्र में होने वाले खतरे को घटाया जा सके, देश में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। भाई खतरे को, राष्ट्रीय खतरों को घटाना, कोई भी खतरा कैसे घटेगा, कोई साइबर क्राइम है वो कैसे घटेगा, या दोस्तों कह सकते हैं देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई साइबर अटैक हो जाता है, या किसी भी प्रकार की कोई दोस्तों देश में कोई अंदर घुस जाता है, तो उसको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कम कर सकते हो। आज देश में ऐसी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी, कई प्रकार के रडार आ चुके जो आपको ये संकेत दे देते कि देश में दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन का एरोप्लेन आ रहा है, देश के अंदर दोस्तों साइबर क्राइम होने वाला। ओके, जबकि समष्टि आर्थिक नीति जो भुगतान संतुलन को दर्शाती है, और भुगतान संतुलन का होता है दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी तो बैलेंस होता है, ये होता है आयात तथा निर्यात का अंतर, आयात तथा निर्यात का अंतर, आयात तथा निर्यात का जो अंतर होता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अंतर होता है वो आपके भुगतान संतुलन को दर्शाता है, आयात तथा निर्यात के अंतर को दर्शाता है, जिसको अपन भुगतान संतुलन कहते हैं दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, इसको भुगतान संतुलन की स्थिति कहा जाता है। तो मैंने कहा समष्टि आर्थिक नीति के बाद है, समष्टि आर्थिक नीति जो भुगतान संतुलन को शो करती है, भुगतान संतुलन को दर्शाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। ओके,
तो ये बात आप लोगों के माइंड में सेट होनी चाहिए, इस बात को लेकर आपको अच्छे से टीका टिप्पणी यहाँ पर कर लेनी चाहिए। ओके, तो ये बात बताइए आप सभी को समझ में आ गई है अच्छे से। तो मैं तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और मैंने आपको हर एक यूनिट क्या बता दिया, हर एक पॉलिसी का अपना अपना एक उद्देश्य बता दिया। और मित्रों आप लोगों से ये वो प्रश्न जो एग्जामों में आए हुए हैं और घूम फिर के यही प्रश्न आ जाता है, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क होता है। और अगर इन प्रश्नों को अगर आप ढंग से देखोगे, और जो मैं आपके 10-12 टेस्ट पेपर बनाऊंगा 10-12 से ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 9 पर ही फोकस किया जाएगा, क्योंकि और तो मैंने आपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा करा दिया। और यूनिट नंबर 5 आपकी वैसे ही चलती रहेगी, आपकी रिसर्च आपकी वैसे ही चलती रहेगी, तो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों आप लोगों को। ओके, आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। देखो पहले तो दोस्तों आप लोगों ने राजकोषीय नीति के बारे में सुना होगा, राजकोषीय नीति के बारे में जाना होगा। इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं उसको? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ये अपने राजकोषीय नीति कहलाती है, इसको मैं फिस्कल पॉलिसी कहता हूँ। ओके, राजकोषीय नीति जो होती है तो वो प्रतिवर्ष, राजकोषीय नीति जो होती है वो प्रतिवर्ष क्या होती है, सरकार द्वारा, प्रतिवर्ष सरकार द्वारा बजट के रूप में डिक्लेयर किया, प्रतिवर्ष सरकार द्वारा बजट के रूप में, किसके रूप में? बजट के रूप में, बजट के रूप में, बजट के रूप में निर्धारित की जाती है, बजट के रूप में निर्धारित की जाती है, बजट के रूप में निर्धारित की जाती है। ओके, इसको बजट के रूप में अपन क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो मित्रों मैंने कहा फिस्कल पॉलिसीज की बात करें, राजकोषीय नीति की बात करें, ये हर साल प्रतिवर्ष जो होती है तो प्रतिवर्ष सरकार द्वारा बजट के रूप में क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है, बजट के रूप में क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। ये राजकोषीय नीति की बात यहाँ पर आ जाती है। तो प्रतिवर्ष सरकार द्वारा बजट के रूप में निर्धारित की जाती है कौन सी में? तो राजकोषीय नीति आपकी डिक्लेयर की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य है? ओके, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य पहला, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करना, तरलता में वृद्धि करना। दोस्तों तरलता में वृद्धि करना एक तो याद रहेगा, देखो तरलता में वृद्धि करना या तरलता को स्थिर रखना ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ये तो दोस्तों आपकी तरलता, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का पावर जो है वो किसके पास होता है? मौद्रिक नीति के पास होता है। लिक्विडिटी को कंट्रोल करना दोस्तों मौद्रिक नीति का पार्ट माना जाता है, यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना दोस्तों अगर होता है यहाँ पर मौजूद है, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का पावर मौद्रिक नीति के पास होता है। तो अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी या वृद्धि करना दोस्तों ये मौद्रिक नीति का पार्ट माना जाता है। जबकि मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहन देना, ओके, आय और संपत्ति की असमानताओं को क्या करना, कम करना, रोजगार के अवसरों को क्या करना, प्रोत्साहित करना, ये सारे के सारे पॉइंट जो है मित्रों ये राजकोषीय नीति के पार्ट माने जाते हैं। ये सारे के सारे राजकोष, तो मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, ओके, आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रमोट करना, ये सारे के सारे दोस्तों किसके पार्ट माने जाते हैं? राजकोषीय नीति के पार्ट माने जाते हैं। कई बार दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में बन जाता है आपका मेरे पैसों कि राजकोषीय नीति के 3 अंग होते हैं, राजकोषीय नीति के 3 अंग होते हैं। राजकोषीय नीति के कितने अंग? 3 अंग होते हैं। तो क्या 3 अंग होते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो अंग होता है वो होता है आपका सार्वजनिक आय होती है। एक तो होती है आपकी सार्वजनिक आय कि सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ओके। एक आपका सार्वजनिक व्यय होता है मित्रों, सरकार उस इनकम को कहाँ कहाँ पर खर्च करती है। और एक हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, सरकार के द्वारा दोस्तों अगर पैसे की मात्रा कम हो जाती है तो सरकार अपना ऋण कहाँ कहाँ से प्राप्त करेगी, इसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाता है मित्रों। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत दोस्तों मैं कहूँ तो फिस्कल पॉलिसी के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो सरकार की इनकम कि एक्चुअल में सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, डायरेक्ट टैक्स से सरकार को कितना पैसा मिलता है या इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार को कितना पैसा मिलता है। एक आता है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय ये कहती है मित्रों कि सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से होगी, सरकार को खर्चा कहाँ कहाँ करेगी, योजनागत कार्यों के लिए कितना खर्च करेगी, गैर योजनागत कार्यों के लिए कितना खर्च करेगी। और एक आएगा सार्वजनिक ऋण, ओके, लोन की बात आती है कि डेप्ट को लेकर भी बात आती है, डेप्ट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये सब बातें आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो राजकोषीय नीति के दोस्तों 3 अंग माने जाते हैं, सरकार की इनकम कहाँ कहाँ होगी, सरकार खर्चे कहाँ करेगी, और लोन की बात करें तो वो कहाँ करेगी, ये सब बातें आ जाती है। ओके, आगे अगला
निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति के उपायों की पहचान आपको करनी है। दोस्तों मेरे सामने आप लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि दोस्तों आपको बताया कि इनमें से दोस्तों राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी के उपायों की पहचान करनी है। ओके तो यानी कहने का मतलब फिस्कल पॉलिसीज की बात आ रही है। ओके राजकोषीय नीति के उपायों की पहचान करनी है, यानी राजकोषीय नीति के जितने भी उपाय हैं उन सब के बारे में यहाँ पर पहचान करनी है। सार्वजनिक आय, बिल्कुल सार्वजनिक आय राजकोषीय नीति का अंग होता है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन दोस्तों जो होती है वो आपका मात्रात्मक उपाय है। खुले बाजार की क्रिया दोस्तों आपका कौन सा उपाय है? मात्रात्मक उपाय है। और कौन सी नीति का? मौद्रिक नीति का। तो मौद्रिक नीति का होता है जिसके माध्यम से दोस्तों आरबीआई क्या करता है? सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य करता है। और खरीदने और बेचने का कार्य जिस बाजार में क्या रहता है उसे उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? गिल्ट एज बाजार कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा खुले बाजार की क्रियाएं, क्या है? खुले, तो इसे बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको क्या बोलेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहेंगे। ये अपना मात्रात्मक उपाय अपना कहलाता है। और ये दोस्तों किसके अंदर? मौद्रिक नीति के अंतर्गत है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट माना जाता है। हिनार्थ प्रबंधन दोस्तों राजकोषीय नीति का पार्ट होता है। हिनार्थ प्रबंधन का मतलब क्या था वो भी समझ आगे। तो हिनार्थ प्रबंधन का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सरकार की जब इनकम, सरकार के अगर खर्चे जो है मित्रों ज़्यादा हो जाते हैं अगर सरकार की इनकम की तुलना से, तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। यानी सरकार के खर्चे ज़्यादा, ओके, घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार के अगर खर्चे दोस्तों ज़्यादा है और इनकम अगर कम है, सरकार के खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है तो सरकार को घाटा होगा। तो उस घाटे को, इस घाटे को दोस्तों दो प्रकार से, इस घाटे को दो प्रकार से सही किया जा सकता है। ओके, सही किया जा सकता है। इस घाटे को दो प्रकार से सही किया जा सकता है कि अगर सरकार की इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। और इस घाटे को दो प्रकार से सही किया जा सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो होता है मित्रों के सबसे पहला घाटे हो गए हिनार्थ। सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है? पहले तो ये देखिए वो पॉइंट क्या होता है। तो उस पॉइंट की बात करें तो वो होता है नोट निर्गमन द्वारा। सबसे पहला था कि नोटों को जारी करके, नोट निर्गमन द्वारा, नोटों को जारी करके, नोट निर्गमन के द्वारा घाटे की व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। नोटों को जारी करके घाटे की व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। और दूसरा जो होता है मित्रों, दूसरा जो होता है वो होगा मित्रों विदेशों से ऋण प्राप्त करके, विदेशों से ऋण प्राप्त करके, विदेशों से ऋण प्राप्त करके। इस प्रकार की व्यवस्था को दोस्तों हिनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। हिनार्थ प्रबंधन की विचारधारा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? हिनार्थ प्रबंधन की विचारधारा एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था J.M. किन्स। जिसका नाम क्या था? J.M. किन्स ने दोस्तों हिनार्थ प्रबंधन की विचारधारा प्रस्तुत की थी। अतः हिनार्थ प्रबंधन की विचारधारा J.M. किन्स के द्वारा दी गई। J.M. किन्स के द्वारा हिनार्थ प्रबंधन की विचारधारा यहाँ पर दी गई। ओके, और इसमें दोस्तों एक तो नोट निर्गमन का कार्य किया जाता है और एक विदेशों से ऋण प्राप्त करने की बात आ जाती है। अतः इसमें विदेशों से ऋण प्राप्त करने को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर ये बात आ जाती है। ओके, तो हिनार्थ प्रबंधन का मतलब समझ गए दोस्तों, जब सरकार की इनकम कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है, उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। और ये दो प्रकार से सही की जा सकती है, एक नोट निर्गमन के माध्यम से और एक विदेशों से ऋण प्राप्त करके। कराधान, कराधान आप जानते हो सरकार की इनकम का पार्ट होता है क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है दोस्तों सार्वजनिक आय का हिस्सा, कराधान सार्वजनिक आय का हिस्सा होता है। और सार्वजनिक आय जो होती है मित्रों वो आपकी राजकोषीय नीति का पार्ट मानी जाती है। सार्वजनिक आय आपकी राजकोषीय नीति का पार्ट मानी जाती है। आरक्षित आवश्यकताओं की जब बात करते हैं, आरक्षित आवश्यकताओं को लेकर मतलब यहाँ पर आरक्षित आवश्यकताओं की बात आ जाती है कि अपनी रिजर्व जो होती है, आवश्यकताएं जो होती है उनको लेकर दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है। आरक्षित आवश्यकताओं को लेकर भी अगर कहें तो आप जानते हो आरक्षित और रिजर्व कोष। आरक्षित आवश्यकताओं का मतलब होता है आपका CRR का पैसा जो रिजर्व कहा जाता है, आरक्षित आवश्यकताओं में आपका SLR का पैसा होता है। ये दोनों के दोनों किसके पार्ट माने जाते हैं? मौद्रिक नीति के पार्ट माने जाते हैं। यानी आरक्षित मतलब होता है दोस्तों
कि सरकार क्या करती है, मनी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा अपने पास या दोस्तों बैंक के पास रिजर्व रखती है, जिसको बैंक जो है वो ऋण के रूप में उधार नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से 1, 3 और 4 अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1, 3, 4 जो है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया दोस्तों। तो ये राजकोषीय नीति के बारे की बात है। राजकोषीय नीति में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, हिनार प्रबंधन की अवधारणा क्या होती है, आरक्षित आवश्यकताओं में किन किन को शामिल किया जाता है, ये सब बातें मैं बता चुका। आगे श्रमिकों के प्रति, भाई कर्मचारियों की बात आ रही है, तो श्रमिकों के प्रति यानी आज वर्कर्स की बात करें, एम्प्लॉय की बात करें, श्रमिकों के प्रति संगठन के उत्तरदायित्व में समावेशित है। भाई श्रमिकों के प्रति संगठन के उत्तरदायित्व में किन किन चीजों को समावेशित किया जाता है, यानी जो श्रमिकों के प्रति यानी आज एम्प्लॉय के प्रति संगठन के उत्तरदायित्व में, संगठन के उत्तरदायित्व में समावेशित, संगठन के उत्तरदायित्व में समावेशित है। क्या चीज समावेशित है वो आपको बता दूंगा, क्या चीज यहाँ पर समावेशित है। पहला, उचित मजदूरी का भुगतान। बिल्कुल दोस्तों, हर एक श्रमिक चाहता है कि उसको काम के बदले में एक उचित, आपको एक फेयर रेम्युनरेशन वहां पर मिलना चाहिए। एक उचित मजदूरी का मिलना दोस्तों सबसे ज़्यादा लाजमी है, सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। अर्थात उचित मजदूरी का भुगतान किया जाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उचित मजदूरी का भुगतान किया जाना सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। ओके, उचित मजदूरी का भुगतान किया जाना सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। ओके, अब देखो उचित मजदूरी का भुगतान, उचित मजदूरी के भुगतान की बात करें, पहली बात। दूसरा, श्रमिकों के उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था। बिल्कुल हो, समय समय पर श्रमिक उत्पादन कार्य ढंग से कर सके, अपना कार्य प्रॉपर तरीके से कर सके, और यहाँ पर मतलब श्रमिकों के प्रति उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था करना, उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी आपका सही माना जाता है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ मित्रों यहाँ पे कि श्रमिकों के उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था को लेकर भी ये बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, बात है। फिर आता है मित्रों आपका कुशल यानी स्किल परिवाद का आगे। ओके, कुशल परिवाद निस्तारण प्रणाली। इसका मतलब दोस्तों, अगर उन श्रमिकों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिबेट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, उसका सेटलमेंट तरीके से किया जा सके, उसके सेटलमेंट को अच्छे से कवर किया जा सके, ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कुशल परिवाद निस्तारण प्रणाली की बात आती है। कुशल परिवाद निस्तारण प्रणाली को लेकर भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ये बात भी आपके सामने आ जाएगी। तो कुशल परिवाद निस्तारण प्रणाली का प्रत्यास्थापन करना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ओके, तो आगे सर ये कहता परिवार के सदस्यों का कल्याण। परिवार के सदस्यों के कल्याण की बात आती है। परिवार के सदस्य, देखो तो श्रमिकों के परिवार के सदस्यों का संस्था को कोई मतलब नहीं है। भाई संस्था अपने सबका ठेका तो लेती नहीं, संस्था केवल और केवल श्रमिक का ठेका ले सकती है। श्रमिक अगर सही रहेगा तो उसका परिवार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अच्छे संभावित कार्य दशाओं का प्रावधान। श्रमिक को जिस जगह वो कार्य करना आ रहा है, देखो श्रमिक जिस जगह पर कार्य करने आ रहा है वहां पर एक अच्छी संभावित सर्वश्रेष्ठ संभावित कार्य दशाओं का प्रावधान करना, यानी सर्वश्रेष्ठ संभावित कार्य दशाओं का प्रावधान करना, ये आपके सामने आ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ संभावित कार्य दशाओं का प्रावधान करना, इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो पहला आंसर आपका 101% आपका सही हो जाएगा। 101% आपका कार्य बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपका सही आ जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ संभावित कार्य दशाओं का प्रावधान यहाँ पर आ जाएगा कि एक अच्छी कार्य दशा की बात यहाँ पर की जाएगी। ओके, तो मैंने कहा था सर्वश्रेष्ठ संभावित कार्य दशाओं का प्रावधान यहाँ पर चलता रहेगा। ओके मेरे लाडलो, ये बात आ जाएगी। क्लियर। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम समुच्चय नहीं है। ओके, देखो तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रमिक समुच्चय नहीं है। सही क्रमिक समुच्चय इनमें से कौन सा नहीं। परिवाद निस्तारण प्रणाली का मतलब होता है कि बेटा अगर संस्था के अंतर्गत कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो कर्मचारियों के हित में उसका प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा और कर्मचारियों के हित में उसका सेटलमेंट होना चाहिए। कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार वहां पर नहीं होना चाहिए, ये बात आपके साथ। ओके, अब देखो सही क्रमिक समुच्चय नहीं है। देखो नहीं है, नहीं बढ़ा। ओके, समष्टि वातावरण, आर्थिक वातावरण, राष्ट्रीय आय और आय वितरण का ढांचा, क्योंकि पहले आपकी राष्ट्रीय आय होती है फिर उसको बांटा जाता है, ये बात आपका सत्य। देखो पहले आपका पूरा हो जाएगा, फिर आपकी संस्था हो जाएगी, वृष्टि पे राष्ट्रीय आय आ जाएगा, तो ये सत्य। व्यावसायिक वातावरण
उसके अंदर आंतरिक वातावरण आ जाता है। फिर व्यवसाय की नैतिकता आती है, फिर उचित मजदूरी का भुगतान उसमें किया जाता है, ये भी सत्य में। तो व्यावसायिक वातावरण होता है, उसके अंदर बाह्य वातावरण होता है, व्यष्टि वातावरण भी आता है, और आपूर्तिकर्ता जो होता है वो आ जाएगा। समष्टि वातावरण, बाह्य वातावरण, ग्राहक या व्यावसायिक विकास की संभावनाएं। नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। क्यों मित्रों? क्योंकि व्यावसायिक विकास की संभावनाएं जो होती है वो ग्राहक से पहले आती है, ग्राहक क्या होता है बाद में आता है। तो ये थोड़ा बहुत मेरे को सही क्रम यहाँ पर नहीं लग रहा, क्योंकि ये दोस्तों सही समूचे नहीं है। छोटे से बड़े की ओर भी नहीं है और बड़े से छोटे की ओर भी नहीं। व्यावसायिक विकास की संभावनाएं दोस्तों सबसे पहले आती है, ग्राहक तो सबसे लास्ट में। भाई ग्राहक कभी भी किसी भी चक्र, ग्राहक का जो पार्ट होता है किसी भी व्यवसाय में, ग्राहक जो होता है वो अंतिम कड़ी होता है। ग्राहक क्या होता है? अंतिम कड़ी होता है। पहली बात तो ये, ग्राहक क्या होता है? अंतिम कड़ी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ग्राहक हमेशा अंतिम कड़ी का पार्ट माना जाता है। अगला, व्यवसाय का आंतरिक वातावरण सम्मिलित करता है। कि व्यवसाय के अंदर आंतरिक वातावरण की बात है कि व्यवसाय का आंतरिक वातावरण किसको? देखो, अब देखो इस प्रश्न को देखो आराम से। अब ये चीजें पढ़ने की नहीं है, कई बच्चे सर ये तो हमने देखी नहीं, अरे तो पढ़ने की जरूरत नहीं इनको, ये तो बहुत सिंपल बात है। थोड़ा बहुत अपना सिक्स सेंस काम में लेना। देखो, व्यवसाय का आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल एनवायरमेंट सम्मिलित करता है कि व्यवसाय के आंतरिक वातावरण में किन चीजों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक नैतिकता और नैतिक मानक। बिल्कुल, व्यवसाय के अंदर नैतिकता होनी चाहिए और नैतिक मानक का होना जरूरी है। अर्थात कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि व्यवसाय के अंतर्गत एक प्रकार की नैतिकता और नैतिक मानकों का होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। अतः व्यवसाय के अंदर नैतिकता या नैतिक मानकों का पाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ये आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है। व्यवसाय और प्रबंध की नीतियां, पॉलिसी जो बनती है वो भी हमेशा व्यवसाय के अंदर बनती है। भाई एक बात है, संस्था की जितने भी पॉलिसी वगैरह बनती है वो संस्था के अंदर ही बनती है। आगे फिर आता है तो व्यावसायिक विकास की संभावना। फिर आता है तो आपके व्यावसायिक विकास की संभावना को लेकर बात की जाती है कि एक व्यवसाय के विकास के लेकर क्या क्या संभावना है, एक व्यवसाय के विकास को लेकर किस किस प्रकार की संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो व्यावसायिक विकास की संभावनाओं की बात आ जाती है। फिर आता है दोस्तों आपका सरकारी नियम और नियमन। दोस्तों नहीं, सरकार के नियम नियंत्रण ये दोस्तों आपका बाह्य वातावरण के अंतर्गत शामिल होता है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज वगैरह होती है तो वो आपके बाह्य वातावरण का पार्ट मानी जाती है। इसका मतलब गवर्नमेंट्स का जो हिस्सा होता है वो आपका एक्सटर्न होता है। तो 4 ये गलत, 4 ये गलत और 4 ऐसे गलत वाला हो गया। तो औद्योगिक संबंध हमेशा संस्था के अंदर होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमेशा संस्था के अंदर होता है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा आपका 101% आपका सत्य हो जाता है। ये आपके सामने कवर कर लिया जाता है। ओके, बहुत प्यारा प्रश्न था। इससे आपको ये पता हो जाता है कि दोस्तों इंटरनल चीजें क्या होती है और एक्सटर्नल चीजें क्या होती है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल चीजें क्या क्या होती है, सब चीजें आपके सामने आ जाएगी। अगला, अब देखो ये तो थोड़ा इनकम टैक्स का प्रचार करते गलत है, इनके कोई बात नहीं। आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में कृषि आय को इनकम टैक्स से छूट दी गई है? तो धारा 10(1) में दोस्तों आपको कहा गया कि एग्रीकल्चर इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, उसको एग्जम्प्ट किया गया। तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट मानी जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के स्पेशल सेशन। दोस्तों डेली का दोस्तों आपका 45 मिनट का सेशन मैं लूंगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक खुशखबरी तुम्हारे लिए और देखो, तो कुछ दिन तक आपके सुबह 9 बजे एक तो और रात को 11 बजे के आसपास ये 2 क्लासें आप लोगों की यूनिट नंबर 1 की चलेगी। और मैं चाहता हूँ इनकी कम से कम, मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपके 1 से लेकर 20 तक अगर आपके टेस्ट हो जाते हैं तो आपकी यूनिट नंबर 1 से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जब आप इसको मजबूत कर लोगे तो मैं मान के चलूँ आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगी। ओके, तो अब एक क्लास रात को रख लेंगे। ओके, इसी की दोस्तों और सबसे बड़ी बात है मेरे लाडो, अभी 10:15 बजे आपकी ICT की क्लास है, क्योंकि पेपर 1 में ICT को अपन डिस्कस करते रहेंगे। ओके, चलिए मित्रों, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू मित्रों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन भी और सेशन की तरह अच्छा लगा होगा। अब कई बच्चे से ये क्लास कहाँ मिलेगी, तो आपको बता दूं यूनिट नंबर 1 के नाम से मैंने यूनिट नंबर 1 टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के नाम से एक अलग से फोल्डर मैंने बना रखा है। ओके, थैंक यू मित्रों। गुड, मिलते हैं थोड़ी देर के ब्रेक के बाद।